18 अक्टूबर 1963 सुबह के 10:09 हो रहे थे। अल्जीरिया का सहारा डेजर्ट, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत है, धूप है और एक जलता हुआ साइलेंस। उस साइलेंस को तोड़ने जा रहा था एक रॉकेट, वेरोनिक AGI 47, एक फ्रेंच रॉकेट जो अब आसमान को चीरते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस रॉकेट के अंदर एक छोटी सी बिल्ली है। वो बिल्ली जो कि कुछ महीने पहले तक पेरिस की गलियों में भटका करती थी। वो बिल्ली जिसका कोई नाम तक नहीं था, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा किया कि किसी ने सोचा भी नहीं था। कल तक जो बिल्ली कचरे के डिब्बों में से खाना निकाल कर खाया करती थी, वही बिल्ली कुछ ही दिन में 154 किलोमीटर ऊपर स्पेस की सीमा तक जाने वाली पहली बिल्ली बनने वाली थी। और गैस वॉट, वो जिंदा वापस भी आती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, उसकी कहानी को दुनिया ने 50 साल तक क्यों भुला दिया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजवीर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हिस्ट्री की किताबों में तो है, लेकिन किसी ने आज तक उसे पढ़ा नहीं। एक स्ट्रे कैट की कहानी जिसने वो किया जो कोई इंसान 1963 तक नहीं कर सकता था, और उसके बदले में उसे एक ऐसी भयानक चीज़ मिली जिसके बारे में सोचते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्यों? तो चलिए साथ में जानते हैं यह आखिर हुआ क्यों था, इस बिल्ली के साथ आखिर क्या हुआ। आज हम इस पूरी कहानी के माध्यम से जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लाइका के बारे में तो जानते ही होंगे। सोवियत यूनियन का एक स्पेस डॉग आज भी दुनिया भर में फेमस है। उसकी मॉन्यूमेंट्स है, स्टैम्प्स है और कई डॉक्यूमेंट्रीज बन रखी है। वही हैम, नासा का स्पेस चिंपांजी, उसे तो इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम में दफनाया तक गया है। लेकिन यह बिल्ली जिसका नाम था फेलिसेट, जो स्पेस में जाकर जिंदा वापस भी आई, लेकिन उसे 50 साल तक कोई जानता नहीं था। लेकिन आखिर क्यों? और कुछ कंट्रीज ने उसके नाम पर स्टैम्प तक जारी करे, लेकिन गलती से उसे फेलिक्स, एक मेल कैट का नाम दे दिया गया। लेकिन ये भी क्यों? आखिर क्या यह सिर्फ एक भूल थी या कोई और वजह? इसका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे, लेकिन जवाब उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। साल था 1957। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका और उसके अलाइज, वही दूसरी तरफ थी सोवियत यूनियन। और इन दोनों के बीच चल रही थी एक ऐसी जंग जिसमें ये एक दूसरे पर ना गोली चला रहे थे, ना कोई किसी पे बॉम्ब फेंक रहा था। इसे कहते हैं कोल्ड वॉर। इस जंग में सबसे बड़ा बैटलफील्ड था आसमान, यानी कि स्पेस। जो देश सबसे पहले स्पेस में पहुंचेगा वो दुनिया को प्रूव कर देगा कि उसकी टेक्नोलॉजी, उसका साइंस, उसकी आइडियोलॉजी सबसे बेहतर है। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। यह पहली मैन मेड सैटेलाइट थी जो अर्थ के ऑर्बिट में गई थी। इसे देखकर पूरा अमेरिका हिल गया था। फिर जस्ट उसके एक महीने बाद 3 नवंबर 1957 सोवियट्स ने अपना लेवल अपग्रेड किया, यानी उन्होंने एक कदम और आगे रखा, सेप्शनिक 2, जिसमें उन्होंने एक मॉस्को स्ट्रे डॉग को बिठाया जिसका नाम था लाइका। वो पहला ऐसा जीव था जो अर्थ के ऑर्बिट में गया था, लेकिन लाइका को वापस लाने की कोई भी प्लानिंग सोवियट्स के पास नहीं थी और आखिर में वो स्पेस में ही मर गया। अमेरिका ने यह सब देखकर एक डिसीजन लिया कि अब वो भी सोवियत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। 1961 में उन्होंने एक चिंपांजी को स्पेस में भेजा जिसका नाम था हैम। अब दोनों सुपर पावर्स के बीच रेस थी, कौन पहले इंसान को स्पेस में भेजेगा। अप्रैल 1961 में सोवियत कॉस्मोनाउट यूरी गैगरिन सबसे पहले ह्यूमन बने जो स्पेस में गए थे। और इस पूरी स्पेस रेस में एक तीसरा देश जो खामोशी से छुपकर अपनी चाल चल रहा था, वो था फ्रांस। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बाद फ्रांस उस वक्त का तीसरा देश था जिसने अपना सिविलियन स्पेस एजेंसी बनाया था।
लेकिन फ्रांस की प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास न लाइका जैसी कोई कहानी थी, ना कोई और अचीवमेंट। तो फ्रांस ने डिसाइड किया हम कुछ अलग करेंगे, हम जानवरों पर न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ताकि समझ सके कि स्पेस में ब्रेन पर क्या असर होता है। और इसके लिए उन्होंने चुना बिल्लियों को। लेकिन आखिर बिल्लियों को ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस वक्त के फ्रेंच साइंटिस्ट का कहना था कि बिल्लियां न्यूरोलॉजिकल रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। उनके ब्रेन की एक्टिविटी, स्लीप पैटर्न, अटेंशन, इन सब का उनके पास डिटेल्ड डाटा था। फिर एक सीनियर फ्रेंच साइंटिस्ट माइकल विजो ने बाद में एक्सप्लेन किया, बिल्ली उन जानवरों में से थी जिन पर न्यूरोफिजियोलॉजी के सबसे ज्यादा स्टडीज होती है, खासकर स्लीप और अटेंशन के लिए। और एक प्रैक्टिकल रीजन और था, बिल्लियां शांत स्वभाव में रहती है, ज्यादा पैनिक नहीं करती। अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान जानवर पैनिक करे तो ब्रेन सिग्नल यूजलेस हो जाते हैं। तो 1961 में फ्रांस के कैरमा ने फैसला किया कि हम बिल्लियों को ट्रेन करेंगे और उनमें से सबसे बेहतरीन को स्पेस में भेजेंगे। सोच कर देखो जरा, 1963 पेरिस, जिसे द सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है, और उन्हीं गलियों में कुछ स्ट्रे बिल्लियां भटक रही थी। उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी कुछ ही समय में बदलने वाली है। केरमा के साइंटिस्ट ने एक पेट डीलर से 14 बिल्लियां खरीदी। सभी फीमेल थी क्योंकि फीमेल केट ज्यादा काम होती है। और वैज्ञानिकों ने एक और चीज की, उनके नाम नहीं रखे। यह सुनकर अजीब लगता है, राइट? लेकिन यह जानबूझकर करा गया था। साइंटिस्ट को डर था कि अगर नाम रखे तो अटैचमेंट हो जाएगी, और अटैचमेंट होगी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने हर बिल्ली को एक नंबर दे दिया। एग्जाम्पल के लिए C341, C342, 343, ऐसे ही दूसरी बिल्लियों को भी नंबर्स दे रखे थे। आप सोच रहे होंगे, अबे ये बिल्लियां थी या फिर डेटा पॉइंट्स? अब आता है ट्रेनिंग फेज। अब ट्रेनिंग शुरू हुई और ट्रेनिंग थी उनके लिए बेहद कठोर। पहले स्टेप में बिल्लियों को सेंट्रीफ्यूज में घुमाया गया, हाई ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करने के लिए, वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक रॉकेट के लॉन्च के समय में होती है। फिर उन्हें कंप्रेशन चैम्बर में रखा गया जहां पर प्रेशर बदला जाता था जैसे स्पेस में होता है। उन्हें टाइनी कोलोस्ट्रोफोबिक कैप्सूल्स में बंद रखा जाता था, वो भी घंटों तक, ताकि वो कॉन्फाइंड स्पेस की आदी हो जाए। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, हर बिल्ली के स्कल में, ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स सर्जिकली इम्प्लांट किए गए। 9 इलेक्ट्रोड्स 5 अलग अलग ब्रेन रीजन में थे ताकि उनकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी रियल टाइम में मेजर हो सके। और उन्हें लेग्स पर भी इलेक्ट्रोड्स ग्लू किए गए हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए। चलो जरा मान लो तुम एक बिल्ली हो, एक दिन तुम पेरिस की गली में थे, अगले दिन तुम एक लैब में हो और तुम्हारे दिमाग में वायर उलझे हैं। यह था 1963 का स्पेस रिसर्च। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 1963 तक 14 में से 6 बिल्लियां फाइनल कैंडिडेट्स बची। 17 अक्टूबर 1963 की शाम वैज्ञानिक अल्जीरिया के सहारा डेजर्ट में थे, हैमगुएर लॉन्च साइट पर। वहां पर उन्होंने फाइनल सिलेक्शन किए और फाइनल कैंडिडेट का कोड था C341। एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट टॉक्सीडो बिल्ली, सिर्फ 2.5 किलो की। उसे चुना गया था कुछ हिस्सों में इसलिए भी क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान बाकी कुछ बिल्लियां ज्यादा मोटी हो गई थी। C341 की काम डिमोनर थी, पैनिक नहीं करती थी, कैप्सूल में बैठी रहती थी, वो भी एकदम चुपचाप। उसे नहीं पता था कि कल उसे कहाँ जाना है। उसे बस उस रात कैप्सूल में फिट किया गया, इलेक्ट्रोड्स चेक किए गए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेरीफाई हुए और वो रात जैसे तैसे बीती। फिर 18 अक्टूबर 1963 सुबह के 8:09 पर सहारा डेजर्ट वेरोनिक AGI-47 रॉकेट, पार्टिशियली V2 जर्मन रॉकेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, धीरे धीरे इग्नाइट हुआ और फिर बूम, रॉकेट ने उड़ान भरी। उस रॉकेट के नोज कोन में एक टाइनी कैप्सूल में इलेक्ट्रोड से भरी C341 बैठी थी। लॉन्च के पहले 42 सेकेंड्स में रॉकेट इंजन बर्न हुई। C341 ने एक्सपीरियंस किया 9.5 किलो का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब रुको, पहले ये समझो, अपोलो एस्ट्रोनॉट्स जो मून पर गए थे, उन्होंने लॉन्च के दौरान रफली 4 ग्रेविटेशनल फील किए थी।
C341 ने फील के 9.5 ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे 2 गुने से भी ज़्यादा, मतलब उसका वजन सडनली उसके असली वजन का 9.5 गुना हो गया था। मतलब 2.5 किलो की बिल्ली अचानक 23 किलो से भी ज़्यादा जैसा फील कर रही थी। लेकिन वो साइलेंट रही, ब्रेन सिग्नल परफेक्ट थे, हार्ट रेट भी नॉर्मल चल रहा था। C341 सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी मेरे हिसाब से भाई। रॉकेट ने 152 से 157 किलोमीटर की एल्टीट्यूड रीच की। यह कैरमैन लाइन के पास था, वो काल्पनिक रेखा जहां अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म होता है और स्पेस की शुरुआत होती है। नोस कॉन रॉकेट से अलग हुआ और फिर पूरे 5 मिनट C341 वेटलेसनेस में थी। वो पहली बिल्ली बनी जिसने स्पेस को फील किया था। उसके ब्रेन्स के इलेक्ट्रोड्स डाटा भेज रहे थे, हार्ट रेट काम था, न्यूरोलॉजिकल सिग्नल स्टेबल थे, ब्रीदिंग भी नॉर्मल थी। वैज्ञानिक नीचे स्क्रीन देख रहे थे, डाटा आ रहा था जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। फिर डिसेंट शुरू हुई, कैप्सूल स्पिन हुई, 7 ग्रेविटेशनल फोर्स, पैराशूट्स डिप्लॉय हुए मिशन के 8 मिनट 55 सेकेंड बाद। उसके बाद लगभग 13 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर उस कैप्सूल की तरफ उड़ा। कैप्सूल को खोला गया। C341 अपसाइड डाउन, थोड़ी थोड़ी डिसओरिएंटेड थी लेकिन जिंदा, परफेक्ट कंडीशन में। फाइनली फ्रांस ने स्पेस में हिस्ट्री रच दी थी। वो तीसरा देश बना जिसने किसी जीव को सक्सेसफुली स्पेस में भेजा था और वापस भी लाया था। पूरे फ्रांस में खुशी थी। मीडिया ने तुरंत उस बिल्ली को नाम दे दिया फेलिक्स, फेलिक्स द कैट कार्टून कैरेक्टर के नाम पर। बाद में इस गलती को कैरमा ने डिटेक्ट किया, फिर बाद में उसे करेक्ट भी किया। जो कि वो बिल्ली फीमेल थी तो उसका नाम रखा गया फेलिसेट। और फेलिसेट जो पहले C341 थी, अब फ्रांस की स्पेस हीरो बन गई थी। लेकिन यहाँ आता है वो ट्विस्ट जो मैंने कहानी के शुरू में मेंशन करा था। फेलिसेट वापस तो आ गई थी, वो भी हेल्दी, मिशन सक्सेस भी हो गया था, डाटा भी कलेक्ट हो चुका था। तो अब क्या? वैज्ञानिकों ने कहा कि अब हमें फेलिसेट के ब्रेन की पोस्टमार्टम करना है। स्पेस ट्रेवल ने उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर क्या परमानेंट चेंज किए ये हमें देखना है, टिश्यूज को एग्जामिन करना है और इसके लिए फेलिसेट को ऑर्थेनाइज करना होगा, यानी कि मारना होगा। 2 महीने बाद दिसंबर 1963 में फेलिसेट को इंजेक्टेड दिया गया, उसका ऑटोस्पाई हुआ और फिर डिकेड बाद वैज्ञानिकों ने एडमिट किया। और ऑटोस्पाई किसी काम का नहीं था, उससे कोई भी मीनिंगफुल साइंटिफिक डाटा नहीं मिला। जरा रुको, यह इमेजिन करो, एक बिल्ली को पेरिस की गलियों से उठाया, 2 साल तक ट्रेनिंग दी, उसके ब्रेन्स में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, उसे स्पेस तक भी भेजा गया और उसे जिंदा वापस भी लाया गया। फिर उसे बेरहमी से मार दिया गया और जिस चीज के लिए मारा वो चीज कभी वैज्ञानिक को हासिल ही नहीं हुई। यह स्टोरी है फेलिसेट नाम की एक मासूम सी बिल्ली की। अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक और डार्क चैप्टर के बारे में जो लोगों को आज तक नहीं पता है। फेलिसेट के फ्लाइट के 6 दिन बाद 24 अक्टूबर 1963 को फ्रांस ने एक दूसरी बिल्ली को भी स्पेस में भेजा। उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं है क्योंकि मिशन फेल हो गया था, एक्सप्लोसिव बोल्ट मेल फंक्शन हुए, रॉकेट रॉन्ग एंगल पर गया और वो बिल्ली मर गई। यह चीज़ ऑलमोस्ट कभी किसी ने मेंशन नहीं की क्योंकि फेलिसेट की सक्सेस स्टोरी में यह फुटनोट हमेशा के लिए दब के रह गया। और 14 बिल्लियों में जो ट्रेन की गई थी उनमें से ज़्यादातर को प्रोग्राम के एंड में ऑथेनाइज यानी मार दिया गया। सिर्फ एक बच गई, स्कूबी डू, वो टीम की मैस्कॉट बन गई थी। बाकी सबकी स्टोरीज आज भी अननोन है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। लाइका को मॉन्यूमेंट मिला, हैम को स्पेस हॉल ऑफ फेम में जगह मिली, फेलिसेट को क्या मिला? 1990s में यानी लगभग 30 साल बाद कुछ फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ने उसे हॉनर करने के लिए स्टैम्प्स इशू किए, लेकिन उन स्टैम्प्स पर उसका फेलिक्स, एक मेल केट का नाम, फीमेल स्पेस पॉइनियर को मेल बना दिया गया और वो भी गलत नाम के साथ। बेचारी को मिला भी तो ऐसा सम्मान जिसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन यह मिस्टेक हुई क्यों थी? तो स्पेस हिस्टोरियन रॉबर्ट पर्लमैन ने 2017 में कहा था फेलिसेट के पास वो पाथ नहीं था जो लाइका या हैम को लार्जर हिस्ट्री में कनेक्ट करता। मतलब स्पेस रेस की नैरेटिव अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच थी,
फ्रांस तो कभी उसमें था ही नहीं और जो फ्रांस के अचीवमेंट थे वो साइडलाइन हो गए। फेलिसेट का मिशन एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट था, ओनली 13 मिनट्स, जबकि लाइका ऑर्बिटल फ्लाइट पर था, यूरी गार्गिन ऑर्बिटल थे। मीडिया को बिग नंबर चाहिए थे और 13 मिनट्स सब ऑर्बिटल ये सब छोटा था। यह इनफ ड्रामेटिक नहीं था, कोई मसाला कोई फन नहीं मीडिया को इसमें मिला। और एक और रीज़न था, वो फोटोज़। फेलिसेट के जो फोटोज़ थे उनमें उसके फोरहेड पर इलेक्ट्रोड्स विजिबल थे। यह देखकर एनिमल राइट्स मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती, तो उन फोटोज़ को भी पुश कभी नहीं किया गया। एक हीरो को उसकी ही इमेज ने दिया था। 2017 लगभग 54 साल बाद मैथ्यू सर्सगाय नाम के एक ब्रिटिश स्पेस एंथोसिस्ट और कहे तो कैट लवर ने किक स्टार्टर पर एक कैंपेन लॉन्च किया। टाइटल था इट्स टाइम फॉर द एस्ट्रोकैट टू गेट द मेमोरियल शी राइटली डिजर्व्स। गोल था 40,000 ब्रिटिश पाउंड्स रेस करके फेलिसेट की एक ब्रॉन्ज स्टैचू बनाना। 1100 से भी ज्यादा लोगों ने डोनेशन भी किया। $57,000 से भी ज्यादा रेज हुए। दिसंबर 18, 2019 को इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी फ्रांस में स्टारबर्ग फ्रांस में फेलिसेट की स्टैचू अनवेल हुई। स्कल्पटर गिल पार्कर ने इसे डिजाइन किया था, एक बिल्ली जो अर्थ के ग्लोब के ऊपर बैठी है और आसमान की तरफ देख रही है। वही आसमान जहां वो एक बार गई भी थी, वही आसमान जिसने उसे पहचाना था, लेकिन दुनिया ने नहीं। 56 साल लग गए एक क्राउड फंडिंग कैंपेन को, सरकारी रिकॉग्नाइजेशन से भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े और तब जाकर फेलिसेट को वो मिला जो उसका हक था। अब यहाँ रुककर एक बड़ी बात करते हैं। फेलिसेट की स्टोरी सिर्फ एक बिल्ली की स्टोरी नहीं है, यह एक स्टोरी है उस सिस्टम की जो अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है लेकिन सिलेक्टिव तरीके से। लाइका फेमस हुई क्योंकि सोवियत प्रोपोगेंडा था, हैम फेमस हुआ क्योंकि नासा की मार्केटिंग थी, फेलिसेट फॉरगेटन रही क्योंकि फ्रांस का कोई नैरेटिव नहीं था। साइंस को जब भी पॉलिटिक लेंस से देखा जाता है तो हिस्ट्री डिसऑर्ट हो जाती है। और दूसरी बात एथिक्स। फेलिसेट को स्पेस में भेजा, वो जिंदा वापस भी आई, यह सक्सेस था। फिर उसे ऑथेनाइज किया और उससे कोई यूजफुल डाटा भी नहीं मिला, यह किसकी जीत थी? उस वक्त 1960s में एनिमल राइट्स के कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं थे और आज स्पेस में किसी भी एनिमल को भेजने के लिए इंटरनेशनल एथिक्स गाइडलाइंस है। एक्सपेरिमेंट्स को जस्टिफाई करना पड़ता है। फेलिसेट की डेथ ने वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन उसकी स्टोरी ने हमें जरूर कुछ सिखाया है। इस कोल्ड वॉर की रेस में देशों ने जीत हासिल करने के लिए जानवरों को पॉन्स की तरह यूज किया। लाइका को हमेशा के लिए वन वे टिकट दे दिया गया, फेलिसिटे को ऑथेनाइज किया गया और बाकी 12 बिल्लियों का नाम तो आज तक हिस्ट्री में है ही नहीं। यह बात हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है और अनकंफर्टेबल होना जरूरी भी है, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव एंगल भी आता है। फेलिसेट का मिशन साइंटिफिक डाटा से भरा हुआ था। उसके ब्रेन सिग्नल ने प्रूव किया कि मैमल्स स्पेस में सरवाइव कर सकते हैं, वेटलेसनेस में ब्रेन फंक्शन नॉर्मल रह सकता है और हार्ट रेट स्टेबलाइज होता है। यह डाटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के फाउंडेशन में गया। जब आज एस्ट्रोनॉट्स इस पर जाते हैं, जब स्पेस एक्स के कैप्सूल्स उड़ते हैं, जब हम मार्स मिशन की बात करते हैं, उस साइंस की नींव में कहीं ना कहीं फेलिसेट का कंट्रीब्यूशन है। वो 13 मिनट्स, वो 144 किलोमीटर्स, वो ब्रेन सिग्नल्स, सब अपनी जगह पर एक अलग पहचान रखते हैं। 18 अक्टूबर 1963 के बाद C341 जो फेलिसेट बनी ने 2 महीने उस लैब में गुजारे। वैज्ञानिकों ने उस पर स्टडीज़ की, उसने वो सब सहा जो उसे कभी बताया भी नहीं गया था। दिसंबर 1963 में वो इस दुनिया से चली गई। कोई सेरेमनी नहीं, कोई एरोलॉजी नहीं, कोई मॉन्यूमेंट नहीं, बस एक एंट्री एक लैब नोटबुक में। लेकिन 2019 में स्टार्सबर्ग में जब वो ब्रॉन्ज स्टैचू अनवेल हुई, उस छोटी सी टक्सेडो बिल्ली की जो अर्थ के ऊपर बैठकर आसमान देख रही है, लगा जैसे हिस्ट्री ने माफ़ी मांगी हो। 56 साल देर से ही सही, लेकिन मांगी सही। फर्स्ट एंड ओनली कैट इन स्पेस को आज हम याद करते हैं, नॉट जस्ट एज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, नॉट जस्ट एज अ डाटा पॉइंट, नॉट जस्ट एज अ कोड 341, बट एज अ फेलिसेट, पेरिस की गलियों की एक ऐसी बिल्ली
जो एक दिन 154 किलोमीटर ऊपर अकेली गई थी स्टार्स के बीच में, और शायद उस मूवमेंट में वो फ्री थी। और यह कहानी यही तक थी। अगर आपको सच में यह स्टोरी पसंद आई हो तो एक काम करिए, इसे किसी आपके जानने पहचानने वाले इंसान को शेयर करिए, क्योंकि फेलिसेट को इतिहास ने एक बार इग्नोर किया, लेकिन हम दोबारा नहीं करेंगे। और अगर आपको एक ऐसे एलियन सिग्नल के बारे में जानना है जो कि एलियंस ने सिर्फ हमें एक बार ही भेजा था, तो आपके सामने एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके उस पर भी सपोर्ट दिखाइए। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज लाते रहते हैं। मैं हूँ राजवीर और यह था द फॉरगेटन स्पेस गेट एपिसोड 3। तो हम मिलते हैं ऐसी ही किसी मज़ेदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तो जब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।